अभी मैंने बीच में दो टॉपिक रोके हुए थे, नॉर्मल शिफ्ट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन दोनों टॉपिक को आज क्लास में पूरा कर लेना है। तो रे ऑप्टिक्स का ये समझ के चलिए कि मतलब मैक्सिमम पार्ट ओवर, सिर्फ बचेगा क्या, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन न्यूमेरिकल के नाम पर अगर आप सोचेंगे कि न्यूमेरिकल हमारे ओवर हो गए तो बहुत बड़ी भूल होगी आपकी ये, क्योंकि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं कि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हैं रे ऑप्टिक्स में खास तौर से, तो उनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत मारिएगा। क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अभी और करेंगे हम लोग क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नेक्स्ट आ रही है, पहले हमने इससे पहले भी एक पढ़ी है क्या शिफ्ट कोई? इससे पहले हमने एक शिफ्ट के बारे में पढ़ा, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। अब लेकिन पढ़ने जाना है नॉर्मल शिफ्ट। यही टॉपिक कई जगह पर पढ़ाया जाता है एज रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ के नाम से, ठीक है ना, एपरेंट डेप्थ। क्लियर है? तो पहले आपने हेडिंग डाला नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है ना, नॉर्मल शिफ्ट। और मैं इसी में ये भी कहता हूं रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, ठीक है। टॉपिक का नाम है नॉर्मल शिफ्ट। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जितना ज्यादा ध्यान से समझेंगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है। अब सुनो, हम इस टॉपिक में क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन की घटना घटती है, जब रिफ्रैक्शन की घटना घटती है तो क्या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के नीचे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें वहीं दिखाई देता है जहां वो एक्चुअल में रखा है, या कहीं और दिखाई देता है? समझ गए ना? तो पहली बात तो ये कंफर्म है कि जहां पर वो ऑब्जेक्ट रखा है रियल में, वहां से अलग कहीं और दिखाई देता है। जहां एक्चुअल में रखा है उसको कहा जाता है रियल डेप्थ, और जहां वो दिखाई देता है उसको कहा जाता है एपरेंट डेप्थ। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा किसी भी अपने प्रिंसिपल की टेबल पे रखे हुए ग्लास के नीचे रखा हुआ टाइम टेबल, ठीक है। अब वो जो टाइम टेबल का बड़ा सा एक चार्ट रख के आप उनके ग्लास के नीचे रखा है, उसके वर्ड उभरे हुए दिखते होंगे आपको। जब आप ग्लास से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जहां पर, या कोई अखबार का पेज नीचे रखा हुआ है और उस पर आपने ग्लास रख दिया, तो जहां वो सही मायनों में उसके लेटर हैं, वो लेटर्स वहां से थोड़े उभरे हुए दिखेंगे। तो उनके अंदर आने वाले इस उभार को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। मतलब ये नॉर्मली कुछ शिफ्ट कर जाते हैं, जो वर्ड होते हैं वो नॉर्मली मतलब नॉर्मल के अलोंग शिफ्ट कर जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंट मीडियम के नीचे रखे जाने पर नॉर्मल के अलोंग शिफ्टिंग को ही क्या कहा जाता है, नॉर्मल शिफ्ट कहा जाता है। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छे। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये कोई बीकर है आपके पास, और इस बीकर में यानी इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड के अंदर नीचे इसकी तली पर कोई एक सिक्का पड़ा हुआ है, यहाँ कोई कंचा पड़ा है, सिक्का पड़ा है, कोई भी चीज पड़ी हुई है। जहां ये पड़ी हुई है इसकी है रियल डेप्थ। असलियत में जो मैंने बताई है आपको वो कौन सी डेप्थ है इसकी, रियल डेप्थ, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। और जो मैं इसकी जहां मुझे दिखाई देगा वो क्या कहलाएगी, एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, एपरेंट डेप्थ। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस पर फोकस करिएगा प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, अगर मैं ऊपर से कहीं से इसको देखूंगा, इसमें यहां क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, ऊपर क्या है, एयर है। अगर ऊपर की तरफ एयर है और नीचे ये कोई लिक्विड है, तो लिक्विड की डेंसिटी एयर की डेंसिटी तो पक्का ज्यादा ही होगी। अगर मैंने एयर को ए मान लिया और इस लिक्विड वाले मीडियम को बी मान लिया, ठीक है, तो कैसे नॉर्मल शिफ्टिंग होगी उसको समझना है। सबसे पहली बात सुनो प्लीज, है ना। एक लाइट रे, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो एक लाइट रे जो कि ऐसे आएगी, कोई बताएगा मुझे ये कैसे रिफ्रैक्ट होगी? एक लाइट रे जो कि ऐसे सीधी आकर के इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री पे टकराएगी, विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। कारण जिस बाउंड्री पे टकरा रही है उस पर टेंजेंट बनाइए, इस पर टेंजेंट बनाई तो सर ये बनी इसकी टेंजेंट, बोलो बनी कि नहीं? और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालिए, वो सर यही है परपेंडिकुलर, टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर ही नॉर्मल कहलाता है। इसका मतलब ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, या ऐसे समझो जैसे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग आने वाली लाइट होती थी, इस लाइन पे ना, इसकी बाउंड्री पे हर जगह ऑप्टिकल सेंटर माना जाएगा, बात खत्म। नहीं समझे? कोई भी लाइट जैसे जब ऐसे सीधे आएगी ना, बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी, बिना किसी डेविएशन के। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऑब्लिक लाइट जो होंगी, ऑब्लिक लाइट जो एंगल पर आकर के टकराएंगी, एंगल पे आएंगी, पहले से कुछ एंगल बनाते हुए आ रही होंगी, वो रिफ्रैक्ट होंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर हो रहा है?
तो एक लाइट रे जो कि इस ऑब्जेक्ट से चली और सीधे बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई, ये निकल गई। लेकिन एक लाइट रे जो कि यहीं से चली और वो ऐसे आकर के यहाँ इस फेस पर टकराई, जहां टकराएगी वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा इस पर बनाया गया नॉर्मल कैसे बनेगा? इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर, इससे टेढ़ा, कैसे? इसके जस्ट पैरेलल। खुद ये नॉर्मली तो आ रही है, ये नॉर्मल के अलोंग ही लाइट आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर बनाया गया नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। ये क्या हो गया? नॉर्मल। बार बार कह रहा हूं, नॉर्मल एन एन डैश, एन एन डैश। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनाया गया एंगल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो क्या यही होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बोलो कोई डाउट तो नहीं? ये कैसा मीडियम है और वो कैसा मीडियम है? लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। होगा क्या? बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर के जाएगी ऐसे, ऐसे ना जाकर के ऐसे जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, इतने में कोई डाउट है? पक्का? बहुत अच्छे। अगर एक लाइट रे सीधी निकल गई, एक लाइट रे सीधी निकल गई और एक लाइट रे उधर गई, क्या आपको लगता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों कहलाएंगे इंसिडेंट रे और वो दोनों कहलाएंगे रिफ्रैक्टेड रे? क्या आपको लगता है ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे कहीं भी बढ़ाने पर मीट करेंगी? नहीं, आगे मीट नहीं करेंगी। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नहीं, पैरेलल भी नहीं है। तो पहली बात कंफर्म है, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, मतलब इंटरसेक्ट तो पक्का कहीं ना कहीं करेंगी, लेकिन सर आगे नहीं करेंगी। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है और आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पक्का पीछे करेंगी। तो इसका मतलब है कि इस वाली लाइन को पीछे बढ़ाने पर ये जहां मीट कर जाए इस लाइन के साथ, कहां काट रही है एक दूसरे को? इस पॉइंट पर। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये अलग बात है, इतना बढ़िया सा डायग्राम मैंने बनाया जो इसमें इतनी ज्यादा शिफ्टिंग हो गई कि जो आपको थोड़ा सा यकीन करने से बाहर निकल गई बात आपके। इतना हो जाएगा, हाँ कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। बात समझ आ रही ना? क्लियर है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने जानबूझ के बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा ले लिया कि उस हिसाब से आपको लगा कि हाँ ठीक है, दिखना भी तो चाहिए कम से कम, पता चले कि हाँ शिफ्ट हुआ है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है? यहां। हम जो देखते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होती है, इमेज होती है। हमेशा ध्यान रखना, हमें जो दिखती है वो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्लियर है? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आपकी मुझे इमेज दिख रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आपकी इमेज दिख रही है, क्योंकि इमेज जहां बनती है अगर वो जगह गड़बड़ हो जाए तो जाहिर है कि आप मुझे नहीं दिखेंगे, आप भले यहाँ बैठे होंगे। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट अपनी जगह बैठा हो, लेकिन रेटिना खराब हो जाए किसी इंसान का, तो रेटिना को अगर कीड़ों ने चाट लिया है, कीड़ों ने खा लिया, क्या नहीं खा सकते कीड़े, और क्या, आंख का पर्दा गल गया, ऐसे नहीं बोलते, आंख का पर्दा गल गया, ये आम भाषा में बात करते हैं। और वैसे भाषा में क्या कहेंगे भाई, क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन से वहां पर जो जम्स पैदा हुए थे उन्होंने क्या कर दिया, धीरे 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 रेटिना को, आपके आंख के पर्दे को खत्म कर दिया। आंख का पर्दा एक बार खत्म हुआ तो कोई रास्ता नहीं बचता। समझ रहे हो ना? ये भी एक बड़े काम, ये भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है, मैं बता रहा हूं। इसलिए कोई फायदा नहीं, लेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रेटिना आर्टिफिशियल नहीं होती बच्चे, कैसे बताऊं तुम्हें? लेंस लगवाया जा सकता है, रेटिना थोड़ी लगवा दोगे, पर्दा पीछे, ठीक है ना? आप समझो। चलो हाँ, बस सेवा इसका आई ट्रांसप्लांट, मतलब आई रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सिर्फ आई रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी दूसरी आई के साथ, नॉर्मल आई के साथ। खैर छोड़ो, इतना दिमाग नहीं लगाना है, वो सब बाद में डॉक्टरी में जाके पढ़ना, ठीक है ना? फिलहाल यहाँ पर ऐसे पढ़ो, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, जो मुझे दिखाई दे रहा वो इमेज है, ऑब्जेक्ट नहीं दिखता मुझे। मैं जब ग्लास के ऊपर से देख रहा हूं ना चीजों को, तो जो मुझे वर्ड दिख रहा है वो वर्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्या है वो? इमेज है सही मायनों में। क्लियर? और वो मुझे, ये सिक्का जो यहां पड़ा था वो मुझे यहां दिखाई देगा सही मायनों में, यानी कि ये नॉर्मली शिफ्ट कर गया। कितना शिफ्ट कर गया सर? ये नॉर्मली डी ऊंचाई तक शिफ्ट कर गया। कितना? डी। इसको मैंने डी मान लिया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने इसकी शिफ्टिंग को डी मान लिया, वो मेरे अपने हाथ में है, कुछ भी मान सकते हैं भैया। जहां तक ये लिक्विड इसमें भरा हुआ था उसकी थिकनेस को मैंने टी मान लिया। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे मैं इसको टी क्यों ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हो। मैं फिर कह रहा हूं ग्लास के नीचे रखा हुआ अखबार, अब ग्लास को तो ये नहीं बोलोगे कि यहां तक गिलास भरा हुआ है, बोलेंगे ग्लास की मोटाई कितनी है। समझ गए ना? इसलिए उस डेंसर मीडियम की मोटाई कितनी है जिसके नीचे वो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसकी थिकनेस को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। यहां तक किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ। जिस पॉइंट पे ये टकराई वो ए हो गया, जिस पॉइंट पे यहां टकराई वो बी पॉइंट हो गया।
मुझे पूरी उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। मुझे बस एक बात बता दो, इस डायग्राम को देखकर आर कहां है इसमें, इस डायग्राम को देखकर आर बता दो, स्मॉल आर। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। मतलब ये हो गया आपका आर, नहीं समझे? यही तो होगा। अरे बच्चों ये हो गया नॉर्मल और ये हो गई कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? नहीं, बहुत बढ़िया जी। अगर ये डाउट नहीं है तो आप मेरे को बताइए, अगर इसका ओरिजिनल पाथ बताता तो कैसे बनाता? ऐसे जाता, ओरिजिनल पाथ ऐसे जाता। अगर ओरिजिनल पाथ ऐसे जाता तो नॉर्मल को थोड़ा और ऊपर बढ़ा दे रहा हूं, बताओ ये एंगल कितना होता? बोलो आई, ये आई है ना, ये आई है ना। अगर मैंने नॉर्मल को भी आगे बढ़ा दिया और इंसिडेंट रे को भी आगे बढ़ा दिया तो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, हो ना भाई। ये इंसिडेंट रे का ये पाथ सीधा और नॉर्मल का ये पाथ सीधा, समझ रहे हो ना? मतलब ये देखो ना, ऐसे देखते हैं, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल कितना है यहाँ? आई। तो फिर ये भी कितना हो जाएगा? बोलो को डाउट हो तो? अगर ये आई है, अगर ये आई है, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, अगर ये आई है तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि ये कितना होगा? एक मिनट, मुझे चाहिए ये वाला। अरे छोड़ो, उसकी जरूरत भी नहीं थी यार, हटाओ, मैं बिना बात उसको बना रहा हूँ, जरूरत ही नहीं थी। कारण ये बताओ, ये आई है तो ये बताओ ये कितना होगा? बोलो भाई मेरे प्यारो, बोलो ना। आई होगा सर, आई होगा। देखो मैं दिखा रहा हूं, ये वाला आई, ये वाला एंगल। बोलो कैसे? ये आई है तो ये आई होगा, कारण क्योंकि सर हम जानते हैं ये दोनों नॉर्मल हैं, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। और ये क्या बन गई? ट्रांसवर्सल हो गई ना, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब सर ये देखिए ना, ऐसे जाके Z बन रहा है, Z बन रहा है ना, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल। ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत बढ़िया। ये पूरा कितना है? और ये इसी रे को पीछे बढ़ाया है। तुम इस वाली को लो भी मत यार, हटाओ इसका, मैंने बिना बात ये बना दी फार्जी, कुछ नहीं इसमें, कोई मतलब नहीं इसका। बोलो समझ में आ रही कि नहीं? ये कितना है? आर। तो फिर ये जरा मुझे बता दो ये कितना होगा? ये वाला, ठीक है, ये आर है तो आर कौन सा होगा? बोलो यार, ये होगा ना शायद, ये आर हो जाएगा, हो जाएगा। बोलो नहीं नहीं, बस पूरा आर, मैं पूरे की बात कर रहा हूं, इस पूरे की, ये पूरा नहीं समझे? देखो देखो, ये आर है, ये आर है, तो ये इसके सामने देखो ना भाई, ये नॉर्मल, अरे यार ये देखो ना, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो, ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, पीछे बढ़ाया उसको, और ये क्या है? नॉर्मल। ये एंगल कितना है? आर। तो ये कितना हो जाएगा? आर। ये आर है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई? नॉर्मल। अरे देखो एक बार, जहां जहां मैं हाथ घुमाऊंगा वहां देखना, बस उसको देखना ध्यान से। ये तो हो गया नॉर्मल, एक लाइन हो गई, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, एक लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इनके बीच का एंगल आर है, तो यहां भी इनके बीच का एंगल कितना होगा? आर। और अगर यहां आर है तो जरा अब देखना, जहां मैं हाथ घुमा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, फिर से क्या बन गया? Z बन गया। मतलब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये फिर से कितना हो जाएगा? बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? सोच लेना ये बार बार, बस यही इसमें पूरे टॉपिक में यही तो मेन बात है। बस जिसको ये समझ में आ गया कि ये आई कैसे आया और वो आर कैसे आया, बस समझ लो हो गया पूरा डेरिवेशन, कुछ नहीं बचा उसमें। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताऊं। किसी को है? बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा फिर? लिखते हैं। अब सबसे पहले तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है ना? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अच्छा कंसिडर वंसिडर लिख लोगे क्या? लिखवा दूं? चलो कर लोगे पक्का? ठीक है, क्या लिखोगे? देखो मैं मोटा मोटा से लिखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रे ऑप्टिक्स में, सब कुछ यहाँ छिपा होता है। क्या लिखेंगे? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना? कंसिडर एन ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड, consider an object O is placed at the bottom of the container, at the bottom of the container, ठीक है? after refraction है ना, after refraction its image is formed, its image is formed at I, its image is formed at I। कहां पर बनेगी? आई पर, एज शॉन इन फिगर। बस हो गया काम। ओके,
जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट दिखाया वो तो हो गया क्या, बॉटम ऑफ द कंटेनर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज रिफ्रैक्शन के बाद कहां दिखाई देगी, आई पर। क्लियर, बहुत अच्छे। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ अप्लाई कर देंगे, स्नेल्स लॉ। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो जरा सा मुझे बता दो भाई देख करके, है ना, रुको रुको सुनो सुनो भाई ध्यान दो। स्नेल्स लॉ लगाएंगे क्या होगा, कैसे लगाते हैं स्नेल्स लॉ, जिससे जाती है उसको पहले, जिसमें जाती है उसको बाद में। लाइट रे की बात चल रही है, बी म्यू ए, बोलो कहां से जा रही है, लाइट रे जा कहां से रही है, बी से, जा कहां रही है, ए में, तो जिससे जाती है उसको पहले और जिसमें जाती है उसको बाद में। बी म्यू ए इक्वल टू होता है क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। बोलो कोई डाउट हो तो, यही तो स्नेल्स लॉ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेना होता है, जिससे जाती है उसको पहले, जिसमें जाती है उसको बाद में। तो बी म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कोई डाउट तो नहीं इसमें, बहुत अच्छे। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं, और हम जानते हैं, वी नो दैट, बताओ हम एक बात और जानते हैं क्या, क्या, वी नो दैट ए म्यू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी म्यू ए। बोलो होता है कि नहीं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, याद आ गया, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से हमने प्रूफ किया था कि बी म्यू ए बराबर ए म्यू बी, 1 अपॉन ए म्यू बी होता है। तो हम अगर चाहें तो बी म्यू ए या ए म्यू बी को 1 अपॉन बी म्यू ए लिख सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं बी म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू बी। बोलो को डाउट हो तो मैं यहां पर रख दे रहा हूं, ये हो गई इक्वेशन 1 और इसको कह दिया मैंने इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखो, इसकी जगह पे क्या लिख दूं, 1 अपॉन ए म्यू बी, 1 अपॉन ए म्यू बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा लिख दूं ए म्यू बी इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे क्या लिखूं, 1 अपॉन ए म्यू बी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ए म्यू बी बराबर साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। इतने में किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएं जल्दी से देख कर बताइए प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, देख लो जल्दी, है ना, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो भाई, देखो यहां तक कोई समस्या किसी तरह की, यहां तक कोई समस्या है, बढ़ जाए आगे, बहुत अच्छे। चलो बताओ, अच्छा ए म्यू बी मिल गया और साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन आर अपॉन साइन आई हो गया। आप में से कोई भी मुझे बताएगा इन ट्राइंगल ए ओ बी दिख रहा है क्या, देखना जरा डायग्राम में कहीं दिख रहा है क्या, ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी दिख रहा है क्या, इसमें कहीं साइन आई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ए ओ बी में आई आ रहा है, ये रहा सर आई। यहां से मुझे बताओ साइन आई की वैल्यू, साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई, ओ बी। बोलो कोई डाउट हो तो, ए बी अपॉन ओ बी, इतने में कोई डाउट है नहीं। इन ट्राइंगल ए आई बी, इन ट्राइंगल ए आई बी ट्राइंगल देखिए, साइन आर, ये रहा भाई ट्राइंगल ए आई बी, दिख रहा है ए आई बी, इसका मतलब यहां लगेगा साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन आई बी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, पक्का, बहुत अच्छे। अब मैंने कहा ये साइन आई और साइन आर की वैल्यू कहां रख दो, उठा करके इसको बना ली मैंने इक्वेशन 3, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3। जब इसको इक्वेशन 3 में रखेंगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, ए म्यू बी बराबर, बोलो क्या आ जाएगा, साइन आर की वैल्यू बताओ बच्चों, ए बी अपॉन आई बी, साइन आई की वैल्यू बताओ, ए बी अपॉन ओ बी को कहां ले जाऊं, ऊपर, हो जाएगा ना ऐसा, ए म्यू बी बराबर, बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, ए म्यू बी बराबर ओ बी से बी कैंसिल, ओ बी चला जाएगा ऊपर, क्या ऐसा कुछ बचेगा, ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई, ओ बी अपॉन आई बी, हाँ क्या बचेगा, ओ बी अपॉन आई बी, बिल्कुल सही है। अभी बताओ इतने में कोई डाउट हो तो, पक्का, बहुत अच्छे। अब भाई एक बड़ी काम की बात और है, एंगल्स इतने छोटे होते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए और आई बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए। ये बीमारी आज तक खत्म नहीं हो पाई ऑप्टिक्स में से,
ठीक है ना। जब से ऑप्टिक्स बनी है तब से लेके आज तक ये बीमारी खत्म नहीं हो पाई। कौन सी वाली? एजम्पशन वाली। ये एजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा आज तक। ठीक है ना। क्या कि ये देखो ओबी को हाइपोटेन्यूज को कह रहा है कि इसके इक्वल मान लो, पर ये तभी इक्वल मान जा सकती है जब ये एंगल बहुत छोटा हो। और हम ये पहले जानते हैं कि सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल, ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, सिंस आई एंड आर वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना ही चांस है कि ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल यहाँ बनेगा, यहाँ और यहाँ बनेगा, तो ये एंगल 90, ये 90 होने लगेगा। मान लो कि ये 0.000001 है, तो ये कितना होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 179.9999 होगा। नहीं समझे? अरे भाई समझ लो ना, अगर ये वाला एंगल 0.01 हो, 0.01 आप ऐसे मान लो, तो ये वाला ये इन दोनों का सम, बचे हुए दो एंगल का सम कितना हो जाएगा? 179 पॉइंट कुछ, क्योंकि सबका मिला के 180 होना है। अब 179 पॉइंट कुछ होने का मतलब ये 90 है, पहले से पता है, तो वो 90 के बहुत करीब होगा। मीन्स ये दोनों बहुत एक दूसरे करीब ही होंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से। बोलो बात समझ रहे कि नहीं? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर फिर ये लिखेंगे सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, ये चूंकि बहुत छोटे हैं इसलिए OB is approximately equal to OA and IB is approximately equal to IA। इसलिए क्या फॉर्मूला बन के आ गया? A mu B बराबर OA अपॉन IA। What do you mean by OA? बोलो ना बच्चों, what do you mean by OA? रियल डेप्थ। बस हो गया, फॉर्मूला बन गया। A mu B बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ। What do you mean by IA? जहां दिखेगा। OA तो एक्चुअल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, लेकिन IA क्या है उस बॉडी की? एपरेंट डेप्थ है। एपरेंट मतलब जहां अपीयर हो रहा होगा। क्लियर है ना? IA बच्चे। OA मैंने कहा ना, OB को तो ले लिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OA और IB को ले लिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IA, क्योंकि R और I बहुत छोटे हैं इसलिए। क्लियर? तो OA का मतलब हो गया रियल डेप्थ, पूरी रियल डेप्थ, और IA का मतलब जहां दिख रहा है। डेप्थ हमेशा ऊपर से देखी जाती है, तो A से O तक की डेप्थ को रियल डेप्थ कहेंगे, A से I तक की डेप्थ को एपरेंट डेप्थ कहेंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे। तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। A mu B, व्हाट डू यू मीन बाय A mu B? कुल मिला जुलाकर किसी भी मटेरियल का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, यहां पर A क्या है? एयर है ना, और B क्या है? वो मीडियम है जिसके नीचे वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रखा हुआ है। तो A mu B का मतलब समझो उसका ये क्या ही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझो ये B वाले मीडियम का मतलब इस लिक्विड का ये क्या ही है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर मुझे किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो मैं आराम से ये जानकर कि उसकी मोटाई कितनी है, क्योंकि रियल डेप्थ इज ऑलवेज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द लेंस। लिमिट कहाँ होगी? उसके जस्ट नीचे रखा है ना ऑब्जेक्ट, तो रियल डेप्थ हमेशा कितनी होगी? उसकी मोटाई के इक्वल। तो मुझे पता चले, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो और ग्लास की मोटाई पता हो, तो मैं आराम से बता सकता हूं मुझे ये कहां अपीयर होगा। अभी ये एपरेंट डेप्थ आई है, अभी नॉर्मल शिफ्ट नहीं आई है, एपरेंट डेप्थ आई है। गहराई कितनी होगी ऊपर से उसकी? क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछूं शिफ्ट कितना हो गया, तब ऊपर से नहीं देखा जाएगा, तब जहां था वहां से देखा जाएगा ना भाई। जैसे मैंने बोला कि अभी मुझसे सपना की दूरी कितनी है, तो मैं बोला यहाँ से 1 मीटर, और मैंने बोला भूमि की दूरी कितनी है, तो भूमि की दूरी यहाँ से 10 मीटर। एक सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये अभी जब मैं दूरियां नाप रहा हूँ तो यहाँ से नाप रहा हूँ, बट अगर मैं कहूँ कि भूमिका वहां से उठ के तीसरी शीट पे आगे बैठ गई, तो तीसरी शीट पे आगे बैठेगी, तो वो वहां से शिफ्ट कर रही है। कितना शिफ्ट कर रही है तो फिर उधर से देखना पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? तो नॉर्मल शिफ्टिंग जब देखेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे कितना शिफ्ट हुआ है, यानी मेरे को डी निकालना है। अल्टीमेटली तो मुझे डी निकालना है। एक रिलेशन तो ये बन गया, ये बड़े काम का है। अभी मैं एक रिलेशन डी टी और म्यू का निकालना चाहूंगा, डी टी म्यू का निकालना चाहूंगा, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो वो कैसे निकलेगा उसको भी देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना? देखो सुनो, सबसे पहली बात यहां पर, हे बच्चे, अभी मैंने ये तो आपको बता दिया कि ए म्यू बी बराबर इतना हो गया। अब मैंने कहा नॉर्मल शिफ्ट बताइए कितना होगा। देखिए यहां से मिटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं द नॉर्मल शिफ्ट, द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने के इक्वल होगी? नॉर्मल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डी। कितने के इक्वल? डी के इक्वल। ये रहा डी, और डी बराबर कितना होगा? कोई तुम में से मुझे बताएगा डी बराबर कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर डी बराबर ओ ए माइनस आई ए होगा। ओ ए माइनस आई ए होगा। मैंने सर यहां से क्या कॉमन ले लिया? मैंने यहां से सर कॉमन ले लिया जबरदस्ती ओ ए।
जबरदस्ती OA कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहां से जबरदस्ती OA कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा सर 1। क्या जबरदस्ती कॉमन लेना आता है आप लोगों को? बहुत अच्छे। तो यहां से अगर 1 बचा तो यहां क्या बचेगा? IA अपॉन OA बचेगा। D बराबर OA। व्हाट डू यू मीन बाई OA? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA? T के इक्वल। वेरी गुड। T इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन OA अपॉन IA कह सकता हूं क्या? बोलिए। या वो पहले कहीं लिख रखा है क्या मैंने? चलो नहीं, अभी लिखा तो छोड़ देते हैं उसको। अभी मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हे बच्चे इतना बताओ ना भाई। मैंने क्या किया पता है? अरे इसका रेसिप्रोकल कर दिया, लेकिन जब रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन में लिखा उसको। अभी भी ये चीज वही लिखी है, नहीं समझे? पक्का भाई। 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस मतलब IA अपॉन OA। क्लियर है ना? और OA अपॉन IA कितने के इक्वल आया? जरा बता देना मुझे। OA अपॉन IA कितने के इक्वल आया? A म्यू B के। तो D बराबर T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन A म्यू B। बोलो कोई डाउट हो तो? इफ A इज एयर, इफ मीडियम A इज एयर, मीडियम A इज एयर, अगर मीडियम A एयर हो तो बताओ A म्यू B ही क्या होगा? म्यू B के इक्वल होगा। A म्यू B बराबर होगा म्यू B अपॉन म्यू A, मतलब म्यू B अपॉन 1, मतलब कितना? म्यू B। म्यू B का मतलब B का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब उसके आगे कुछ ना लिखा हो ना, जब यहां कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा है ना भाई। और 1 किसका होता है? एयर का। समझो एयर के रेस्पेक्ट में। और एयर के रेस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रेस्पेक्ट में किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर? तो सब मिला जुला कर बच्चों ये फॉर्मूला बन जाएगा D बराबर T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। नहीं समझे? व्हाट डू यू मीन बाई म्यू? म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच द बॉडी इज सबमर्ज्ड, जिसमें बॉडी डूबी हुई है, जिसके अंदर बॉडी रखी है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छा, नोट कर लो। D बराबर T इंटू 1 माइनस म्यू। ओके चलो भाई देखो, अभी मैं क्या बताऊंगा, आप पहले लिख लो, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। तुम जो पूछ रहे हो उसी का जवाब है ये। लिखो द एपरेंट डेप्थ, बल्कि लिखो द नॉर्मल शिफ्ट, द नॉर्मल शिफ्ट, द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नॉर्मल शिफ्ट ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नॉर्मल शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends upon फर्स्ट में लिखो रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में लिखिए रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। यही तो हुआ भाई, रियल डेप्थ ही T के इक्वल होगी, है ना? ये T पे डिपेंड करेगा, सिर्फ 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है। नॉर्मल शिफ्टिंग, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब D की जो वैल्यू आएगी ना, बताओ मोहन मुझे D की वैल्यू क्या बताएगी? D की वैल्यू जब मैं निकालूंगा न्यूमेरिकली क्या बताएगी वो मुझे? किस बारे में बताएगी? कितना, कितने पे दिख रहा है? बस सो रहे हो, सोते रहो। D मुझे क्या बताएगा? D मुझे बताएगा कितना उभर गया ऊपर, नीचे से कितना ऊपर उठ गया है, D ये बताएगा। ये नहीं बताएगा कितने पे दिख रहा है। कितने पे दिख रहा है तो वो बताएगा T माइनस D। नहीं समझे? अगर तुमसे मैंने पूछा कितने पे दिख रहा है, नीचे से थोड़ी देखोगे, नीचे से तली से थोड़ी देखेंगे इसको, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से। तो जब ऊपर से देखेंगे तो कितने पे दिख रहा है तो बोलेंगे सर पूरा T माइनस D। लेकिन कितना उभर गया अगर पूछ रहा हूं तो नीचे से बोलेंगे ऊपर की ओर उभर गया कितना, D। तो जो एपरेंट डेप्थ या सॉरी जो नॉर्मल शिफ्टिंग होगी वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। और मैंने उसको क्या बोला? रियल डेप्थ, ठीक है ना? डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट में लिखा रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखवाया? थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। सेकंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, सेकंड में लिखिएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अब देखो है ना वरुण, जो तुम कह रहे थे बच्चे, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगा, ये टर्म घटेगा। 1 में से घटती हुई चीज को अगर हम माइनस करेंगे, 1 में से घटती हुई चीज को माइनस करेंगे
तो रिजल्ट बढ़ने लगेगा। रिजल्ट क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। भाई एक बार हम 1 में से माइनस कर रहे हैं 0.1 को, तो आंसर आएगा 0.9। 1 में से माइनस कर रहे हैं 0.2 को, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस, अच्छा घटती हुई चीज को कर रहे हैं ना भाई माइनस, ओके घटती हुई चीज को। एक बार हम 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.7, रिजल्ट बताओ 0.1, 0.2, 0.3 आएगा ना। तो ये चूंकि ये टर्म बढ़ता जा रहा है, तो 1 में से इसके घटाने पर वैल्यू बढ़ने, ये टर्म क्या हो रहा है? घट रहा है, तो 1 में से उसको घटाने पर वो बढ़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। अगर ये टर्म बढ़ेगा तो t का मल्टीप्लाई होने पर जो वैल्यू आएगी वो बढ़ेगी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे d की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नॉर्मल शिफ्टिंग बढ़ेगी। नॉर्मल शिफ्टिंग बढ़ेगी मतलब नीचे से ऊपर की ओर ज्यादा उभरता चला जाएगा। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ही ऊपर दिखेगा। समझ में आई बात? जितना मोटा ग्लास होगा उतना ही ऊंचे ऊंचे, उतने मोटे मोटे शब्द दिखेंगे, ऊपर की ओर उभरे हुए दिखेंगे। समझ में आ गई बात ना? कोई डाउट तो नहीं है अब? बहुत अच्छी। तो ये दोनों बातें हो गई, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लिखे जा रहा है ना, बढ़ जाएंगे आगे, हो गया ना ये, बस कंप्लीट। इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी किसी तरह कोई क्वेरी रह गई हो तो बताओ मुझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात समझ में आ गई? कैसे डिपेंड करेगा? टी पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोटाई होगी, ग्लास जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ही ज्यादा नॉर्मली शिफ्ट करेगा, उतना ही ज्यादा नॉर्मल शिफ्ट होगा। एपरेंट डेप्थ उतनी ज्यादा होगी। बोलिए सही है गलत? ग्लास की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी एपरेंट डेप्थ उतनी ज्यादा होगी। स्टेटमेंट सही है गलत? सोच कर बताओ यार, गलत या सही ऐसे ना बोलो बस बिना सोचे। मैंने बोला अगर ग्लास की थिकनेस बढ़ेगी, ग्लास की थिकनेस, मोटा ग्लास लेंगे तो एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगी या कम होगी? श्योर हो? जितना मोटा ग्लास होगा शिफ्टिंग उतनी ज्यादा हो जाएगी। शिफ्टिंग जितनी ज्यादा हो जाएगी एपरेंट डेप्थ उतनी कम हो जाएगी। एपरेंट डेप्थ का मतलब ये है, ये जितना ऊपर हो जाएगा उतना ये कम होता चला जाएगा। एपियर उतना ही क्या? एपरेंट डेप्थ बार बार कह रहा हूं, एपरेंट डेप्थ देखी जाती है ऊपर से, शिफ्टिंग देखी जाती है नीचे से, बस इतना ध्यान रखना। तो एपरेंट डेप्थ जितना ज्यादा मोटा ग्लास होगा, अगर टी की वैल्यू बढ़ेगी तो डी की वैल्यू बढ़ेगी भैया। अगर डी बड़ा होता चला जाएगा तो जाहिर है कि ए से उसको देखने पर वो ऊपर दिखने लगेगा, ऊपर दिखेगा, इसका मतलब एपरेंट डेप्थ कम होती चली जाएगी। बोलो कोई डाउट हो तो? एसेशन रीजन में सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। ये बार बार इस तरह क्वेश्चन को आप अक्सर एसेशन रीजन के क्वेश्चंस की तरह से मान लिया करो कि एसेशन रीजन में क्वेश्चन आ जाएगा। और ये क्वेश्चन सब बहुत बढ़िया करके आ रहे हैं, एसेशन रीजन ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है ना? तो एसेशन रीजन में सीधे दे देगा कि एज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर ए रीडिंग बुक, ठीक ना, किसी रीडिंग बुक के ऊपर रखे हुए ग्लास स्लैब की थिकनेस इतनी बढ़ेगी। एज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब का मतलब उसके ऊपर रखा हुआ कोई ग्लास का मोटा सा टुकड़ा, ग्लास स्लैब इंक्रीजेस, ठीक है ना, देन द एपरेंट डेप्थ आल्सो इंक्रीजेस, एपरेंट डेप्थ आल्सो इंक्रीजेस। तो जवाब क्या होगा? गलत। बोलेंगे सर स्टेटमेंट ही गलत है, असर्शन ही गलत है, ए इज फॉल्स। बात समझ में ना? फिर लिखेगा सिंस या रीजन में लिखेगा एज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इंक्रीजेस द नॉर्मल शिफ्ट इंक्रीजेस। अब आर सही है तो ए इज रोंग, आर इज ट्रू, ऐसा वाला ऑप्शन बनेगा। जो भी है समझ में आ गई बात ना? ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। क्लियर हो गया? और अगर वो पहले बोल देता कि भाई ये घटेगा ये बढ़ेगा, तो ये जो भी अगर पहले से ही बोल दो समझ में आएगी आपको, कोई डाउट तो नहीं है अब? पक्का? ये सोचना पड़ेगा। कभी कभी वो ये भी कर देता है कि ए को क्या कर देता है? फॉल्स, और आर को क्या कर देता है? ट्रू। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना? बढ़ जाए आगे। ठीक, लिखिए एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना? The velocity of light in glass is the velocity of light in glass is 2 into 10 की पावर 28, सॉरी 2 into 10 की पावर 8, 28 बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पूरा उठा तक? अब बस इतना बताया पहले। फिर अब लिखे बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट, बाय हाउ मच एन इंक डॉट, है ना, इंक पॉट नहीं इंक डॉट है ना, एन इंक डॉट, बाय हाउ मच एन इंक डॉट, है ना, स्याही का एक डॉट, ठीक है ना, इंक डॉट appear to be raised
appear to be raised when covered by a glass, when covered by a glass plate, when covered by a glass plate of 6 centimeter thick, thickness 6 सेंटीमीटर, ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बाय हाउ मच एन इंक डॉट वुड बी अपीयर व्हेन कवर्ड बाय द ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर। देखो आंसर गलत, ऐसा बोला ना, बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड, कितना रेज्ड, कितना ऊपर उभरा हुआ दिखेगा। तो डी पूछा है या ऊपर से नीचे की तरफ पूछा है? नीचे से डी पूछा है, डी पूछा है कितना रेज कर जाएगा, कितना आया? वेरी गुड, 2 सेंटीमीटर राइट आंसर, 2 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है, पहली बात तो आपको उसने पता है ये वी क्यों दिया, हमें चाहिए होता है म्यू चाहिए होगा ना फॉर्मूले में, और म्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, तो उसने क्या करना है, तो पहले सॉल्यूशन करते समय हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, म्यू निकालेंगे, म्यू ऑफ द ग्लास, ग्लास का म्यू कितना हो जाएगा, C बाई V, ये फॉर्मूला होता है म्यू का, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेड मीडियम। क्लियर है ना? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कितनी होती है, 3 × 10⁸, और ये कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 × 10⁸ दे रखी है क्वेश्चन में, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया 1.5, म्यू जी की वैल्यू मतलब इतनी हो गई, यही म्यू हो गया मेरा। थिकनेस बताओ कितनी दे रखी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे, डी पूछा है सर, कोई बड़ी बात नहीं है सर, फॉर्मूला लगा देंगे, डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, बस डी की वैल्यू मुझे पता करनी है, टी बराबर 6, 1 - 1 अपॉन 1.5, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सर 6 × 1.5 - 1 अपॉन 1.5, ये हो जाएगा सर से डी बराबर 6 × 1.5 में से 0.5 अपॉन 1.5, पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, सब मिला जुला कर आपको मिलेगा 6 × 1/3, 5 × 3 = 15 होता है, तो 3 × 2 = 6, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, 2 सेंटीमीटर शिफ्टिंग होगी, नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी, 2 सेंटीमीटर, एपियर कहां होगा, तो बोलेंगे सर ऊपर से 4 सेंटीमीटर नीचे एपियर होगा, समझ गए ना, ऊपर से 4 सेंटीमीटर नीचे एपियर होगा। क्वेश्चन का आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना जिसके अकॉर्डिंग उसने क्वेश्चन पूछा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। TIR पढ़ने का मौका तो नहीं है आज फिलहाल, अब लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी करिए, हो गया, आगे बढ़ो जल्दी से, ठीक है ना। लिखिए, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दो इसको, ठीक है। व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, below a rectangular block, rectangular block of glass 6 centimeter thick, block of rectangular block of glass 6 centimeter thick, okay, 6 centimeter thick, if a layer of water 4 centimeter, if a layer of water, if a layer of water, if a layer of water 4 centimeter thick, 4 centimeter thick is on the top of the glass, on the top of the glass, top of the glass, okay, as shown in figure। लो जी, सारी कहानी कह के फिर कह रहा है as shown in figure, ठीक है, as shown in figure, मतलब कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये क्या है, ग्लास है, कितना मोटा है, 6 सेंटीमीटर मोटा ग्लास है, इसके ऊपर पानी की एक लेयर, पानी की एक परत पड़ी है। क्या पलक, तुम्हारा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, वही है क्वेश्चन, ठीक है ना, जो तुम जानना चाह रही थी। इसने कहा कि सर ये वाटर ऊपर नीचे ग्लास है, ऊपर क्या है यहाँ पर बच्चे,
वाटर है। कितनी मोटी परत है ये? 4 सेंटीमीटर मोटी परत है। क्वेश्चन में कुछ गिवन भी है चीजें। ए म्यू जी दे रखा है, कितना? ए म्यू जी बराबर 3/2। ए म्यू डब्ल्यू दे रखा है बच्चे, ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। ए म्यू डब्ल्यू बराबर 4/3। क्या तुम में से कोई भी स्टूडेंट मुझे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकता है? ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की, अच्छा पहली बात ये बताओ, नॉर्मल शिफ्टिंग पूछी है या एपरेंट पोजीशन पूछी है? एपरेंट पोजीशन पूछी है। समझ में आ रही बात ना? उसने पूछा व्हाट शुड बी द, एक मिनट, व्हाट इज द एपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो ए रेक्टेंगुलर सरफेस। ओके ठीक है जी। तो एपरेंट पोजीशन पूछी है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगा करके क्या निकालते हैं? नॉर्मल शिफ्ट पहले निकालते हैं। तो पहले, लेकिन आप ध्यान रखना, अगर 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, कितने भी मीडियम हो, अगर सारे अलग अलग मटेरियल के हैं, सबका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर अलग अलग है, तो सबका अलग अलग नॉर्मल शिफ्टिंग निकालिए, उसको ऐड कर दिए, टोटल शिफ्टिंग मिल जाएगी। एपरेंट पोजीशन निकालनी है तो टोटल हाइट में से उसको माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए आंसर कितना आएगा? कितना? नहीं गलत, अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। शिफ्टिंग कितनी हुई? शिफ्टिंग कितनी हुई? शिफ्टिंग कितनी हुई? शिफ्टिंग शिफ्टिंग कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर। शिफ्टिंग होगी 3 सेंटीमीटर। दिखेगा कहां? पूरी कितनी होगी? 6 और 4 10, तो दिखेगा 7 सेंटीमीटर नीचे। ऊपर से 7 सेंटीमीटर नीचे दिखेगा, जबकि वो नीचे से कितना उभर गया होगा? 3 सेंटीमीटर उभर गया होगा। कैसे पता चलेगा? यार एक बार ग्लास का निकाल लो ना D1, पहले यहां से अपेयर कराओ उसको, समझ गए ना? यहां से अपेयर कराओ, बताओ कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर देखिए, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ग्लास, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ ग्लास, ग्लास की नॉर्मल शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी? D1 बराबर T1, D1 बराबर T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। बताओ T1 कितना है? 6, 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 बाई म्यू है आपका वही 1.5। क्या अभी हमने इसको सॉल्व किया था? 2 सेंटीमीटर आया था। 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5, इसको सॉल्व करूंगा, यह आएगा 0.5 अपॉन 1.5, कटने के बाद यह आ जाएगा आपका 6 इंटू 1/3, मतलब 2 सेंटीमीटर। ग्लास ने उसको कितना उभरा दिया? 2 सेंटीमीटर। अब नॉर्मल शिफ्ट बाई वाटर, नॉर्मल शिफ्ट बाई वाटर, तो वाटर ने उसको कितना उभराया होगा? तो बोलेंगे सर D2 बराबर T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। बस कितना हो जाएगा? D2 बराबर, T2 कितना है? 4, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना है? इसका म्यू कितना है? 4/3, तो 1 अपॉन 4/3 मतलब 3/4, तो हो जाएगा 3, 1 माइनस 3/4। एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? D2 बराबर 4 इंटू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अपॉन 4, नहीं समझे? 4 से 4 कट गया, D2 बताओ कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। ये बच्चों नहीं समझे भाई? ग्लास ने कितनी शिफ्टिंग की? ग्लास ने शिफ्टिंग की 2 सेंटीमीटर, पानी ने शिफ्टिंग की कितनी? 1 सेंटीमीटर। टोटल शिफ्ट कितना हुआ? लो जी हो गया काम। टोटल नॉर्मल शिफ्ट, टोटल नॉर्मल शिफ्ट कितनी हो जाएगी? 2 + 1 मतलब 3 सेंटीमीटर। बोलो को डाउट हो तो, अगर टोटल नॉर्मल शिफ्ट इतनी आ गई तो एपरेंट पोजीशन क्या होगी? टेन माइनस 10, क्यों? क्योंकि पूरी मोटाई थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 - 3 मतलब आंसर 7 सेंटीमीटर। एपरेंट पोजीशन ऊपर से देखने पर 7 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देगा, या ये कहो कि नीचे से कितना शिफ्ट हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। श्योर? अब बताओ, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया? जिस भी टॉपिक को मन लगा के समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा फोकस कर लोगे, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक टॉपिक बचा वैसे में, फिर उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, माइक्रोस्कोप वगैरह। हाँ क्या बचे? तो एयर टू वाटर नहीं होता वो। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू यानी वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, और वही होता है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। और फॉर्मूले में हमारे यहाँ पर क्या ही लिखा जाता है? उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। नहीं समझे? पक्का? उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माना जाता है, वही लिया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने नॉर्मल शिफ्टिंग वाले इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। भाई मेरा कहना आपसे यह है, प्लीज घर पे बैठ करके न्यूमेरिकल्स लगाने स्टार्ट करिए। खासतौर से आप पुराने पिछले कुछ सालों के एग्जाम पेपर्स लेकर के उनको लगाना स्टार्ट करिए।
क्वेश्चंस देखने शुरू कर दीजिए। अब टाइम आ गया है इतना कि आप पुराने पेपर्स देखने शुरू करिए कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ऑप्टिक्स में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसेंटली वाले ज़्यादा पहले लगाइए, जो रिसेंटली पूछे गए हैं, मतलब जब से सिलेबस बदला है तब के बाद के देखिए कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ गए ना, ताकि आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाए और जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारी समझ में आ जाए। दूसरी बात, लेंस मेकर्स फार्मूला पर क्वेश्चन बहुत कम हुए भी, उनको करना है, आपको खुद से करना है। लेंस इक्वेशन पे तो 1 ही 2 क्वेश्चन हुए हैं, उनको भी करना है। मेरा अभी एक टॉपिक बचा, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। कल की क्लास में छोटा सा एक टॉपिक होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़ा होगा आपने क्लास में, और वो वैसे भी 10th में ही पढ़ा हुआ होगा, 10th क्लास में भी था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है? ओके, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है फिजिक्स में। मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, दोबारा फिर से इतने जोश जुनून के साथ।